हेलो बच्चों, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में अपवर्तन के नियम एवं अपवर्तनांक को बेहतर जान लिया था सर। अब क्लास को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हम आपको बताए थे पिछले कक्षा में कि हवा का अपवर्तनांक, ठीक है, बताए थे 1.003 होता है, ठीक है, यही बताए थे। अभी आप लिखेंगे कुछ नहीं सर, जब हम बताएंगे कि यहां से लिखना तब आप लिखिएगा। हवा का अपवर्तनांक, ठीक है, 1.003 होता है, ठीक है। मतलब यह कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वह 1.003 गुना अधिक है हवा से, ठीक है। अपवर्तनांक का मतलब हम यही बताए थे। देखिए, हवा में प्रकाश को चलाएंगे, ठीक है, तो हवा में जब प्रकाश चलेगी, ये प्रकाश चल रही है, ठीक है, तो निर्वात के अपेक्षा इतना गुना कम चलेगी, ठीक है। अपवर्तनांक का मतलब यही है कि निर्वात में जहां प्रकाश की चाल होती है 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इस चाल से यह इतना गुना कम चलेगी, ठीक है। यह प्रकाश चल रही है। लेकिन प्रकाश के संदर्भ में एक चीज और क्या जानते हैं हम लोग, प्रकाश के बारे में हम यह जानते हैं कि श्वेत प्रकाश, खास करके श्वेत प्रकाश, ठीक है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों से बना होता है, ठीक है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से बना होता है। तो हवा में अलग अलग प्रकाश के रंगों की चाल अलग अलग होगी, ठीक है। हम एक बार में तो बोल दिया कि प्रकाश की चाल हवा में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा इतना कम है। लेकिन रंग भी अपवर्तनांक के अनुसार ही चलता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि रंगों के भी अपवर्तनांक होते हैं। हम केवल प्रकाश बोलकर नहीं निकल जाएंगे, रंगों के भी अपवर्तनांक होते हैं। तो कुछ रंगों के अपवर्तनांक अधिक होते हैं और कुछ रंगों के अपवर्तनांक निम्न होते हैं, ठीक है। जैसे लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है। अब ध्यान रखिएगा, अगर जब भी हम अपवर्तनांक कम बोले तो आप समझ लीजिएगा कि प्रकाश की चाल ज्यादा है, ठीक है, उसमें प्रकाश की चाल ज्यादा है। और अगर हम बोले कि अपवर्तनांक ज्यादा है, ठीक है, तो आप समझ लीजिए प्रकाश की चाल उसमें कम है, ठीक है। ये इसका मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये बोला कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का होता है और अलग अलग प्रकाश के रंगों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, ठीक है। तो हम जानेंगे मुख्य रूप से यही कि किस रंग का अपवर्तनांक ज्यादा होता है और किस रंग का अपवर्तनांक कम होता है, ठीक है। हमने पदार्थ के अनुसार तो जान ही लिया कि अलग अलग पदार्थों के अलग अलग अपवर्तनांक होते हैं, लेकिन एक ही पदार्थ में अलग अलग रंगों का भी अलग अलग अपवर्तनांक होता है। चलिए इस पॉइंट को नोट करते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है एक ही पदार्थ का, ठीक है, एक ही पदार्थ ले लेते हैं हवा। एक ही पदार्थ का अपवर्तनांक विभिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है। हवा का अपवर्तनांक हम लोग क्या जानते हैं, हवा का अपवर्तनांक आपको अभी बताया 1.003 होता है, ठीक। ये तो हो गया हवा का अपवर्तनांक। लिखा हुआ एक ही पदार्थ का अपवर्तनांक विभिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है। अब इसी हवा में प्रकाश के रंगों के लिए अपवर्तनांक अलग अलग होगा। जैसे बैगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक होगा किसी भी पदार्थ में, ठीक है, किसी भी पदार्थ में बैगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक होगा। और हम आपको भी बताए अपवर्तनांक अधिक होने का मतलब है कि उसमें प्रकाश की चाल कम हो, ठीक है। अगला है लाल रंग के लिए अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। इसका मतलब है कि लाल रंग थोड़ा ज्यादा स्पीड से निकल जाएगा, ठीक है, मतलब वो अपवर्तन जो होगा वह कम झुकाव के साथ निकलेगा, ठीक है। ज्यादा अपवर्तन का मतलब ये हुआ कि बैगनी रंग नीचे आ जाएगा ज्यादा और लाल रंग थोड़ा ऊपर में ही रहेगा, ऐसे समझिए आप। जैसे ये निर्वात है, ठीक है,
अब निर्वात से प्रकाश, ये कोई श्वेत प्रकाश है, ठीक है, इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये ऐसे नहीं जाके ऐसे मुड़ गया, क्योंकि यहां हम लाए हवा, और हवा निर्वात के लिए सघन है। अब ये जो श्वेत प्रकाश है, इस श्वेत प्रकाश को श्वेत जैसा ना देखिए, अब आप ऐसा समझिए कि इसको 7 रंग में बांटा गया है, ठीक है, इसको 7 रंग में बांटा गया है। जब 7 रंग में बटा है तो ये जो 7 रंग होगा, तो इसमें जो सबसे नीचे होगा, नीचे, ठीक है, ये होगा बैगनी। कहा गया बैगनी, बैगनी। और ये जो सबसे ऊपर में होगा, ये होगा लाल। हो सकता है यहाँ पे क्लियर नहीं हो, लेकिन जब हम प्रिज्म आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे बेहतर क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको यह बात समझना होगा यहीं पे अपवर्तनांक में ही, कि एक ही पदार्थ में प्रकाश के रंगों के अलग अलग अपवर्तनांक होते हैं, जबकि पदार्थ का अपवर्तनांक एक ही होता है। जैसे हवा के लिए तो हम जानते हैं 0.003, लेकिन इसमें भी बैगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक है, और जबकि लाल रंग का अपवर्तनांक कम है, ठीक है। तो उम्मीद है आप इस बात को बेहतर समझ रहे होंगे। चलिए अगला पॉइंट है पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन, हेडिंग डाल लीजिए पार्श्विक विस्थापन। इसको भी अपवर्तन में पहले देखेंगे, दो, ठीक है, ये रहा विरल और ये रहा सघन। यहां उल्टा ले लेते हैं, ये रहा सघन और ये रहा विरल, ठीक है। ये प्रकाश की किरण आई, जहां आई वहां पे आप क्या डालेंगे, अभिलंब, ठीक है, और ये सघन की ओर झुक जाएगा, ये रहा ऐसे। यहाँ पे ये किरण आई, अभिलंब डालेंगे, इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये जाएगा ऐसे, ठीक। अब आप ध्यान से देखिए, किरण निर्गत किरण, ये कौन सा किरण है, निर्गत किरण, और ये है अपवर्तित किरण, ठीक है। यहां पे भी ये है निर्गत किरण, एक ही में काफी है लिखना अपने को पार्श्विक विस्थापन। अब ध्यान से देखिए, प्रकाश का असली मार्ग कौन था, निर्गत किरण वाला रास्ता, लेकिन ये चला आया कहां, अपवर्तित किरण में। तो इन दोनों के बीच जो लंबवत दूरी होगी, ठीक है, ये जो लंबवत दूरी है इसी को बोला जाएगा पार्श्विक विस्थापन, ठीक है। इन दोनों के बीच जो दूरी होगा लंबवत, इसी को बोला जाएगा पार्श्विक विस्थापन। तो उम्मीद है आप पार्श्विक विस्थापन को बेहतर समझ रहे होंगे। यहां पे हम परिभाषा लिखते हैं, अपवर्तन के बाद अपवर्तन में निर्गत किरण और अपवर्तित किरण के बीच लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, ठीक है। आप इसे नीचे लिख दीजिएगा, अपवर्तन में निर्गत किरण और अपवर्तित किरण, ये रहा निर्गत किरण और ये रहा अपवर्तित किरण, और ये वाला किरण आपको पता ही है, ये वाला है आपतित किरण, ठीक है। तो निर्गत किरण और अपवर्तित किरण के बीच लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो उम्मीद है आप पार्श्विक विस्थापन को भी बेहतर समझ गए। अब हम सब जानेंगे सर लेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं लेंस के बारे में। इतना पहले आप लिख लीजिए।
ठीक है। लेंस, पहले नंबर ये लिखते हैं लेंस क्या है। तो लेंस एक पारदर्शी वस्तु है, ठीक है। लेंस एक पारदर्शी वस्तु है। पारदर्शी वस्तु कहने का मतलब क्या है? प्रकाश आसानी से आर पार हो जाएगा, ठीक है। अब जिस वस्तु से भी प्रकाश आर पार हो जाएगी, क्या हम उसे लेंस बोल देंगे? अगर हमने लिखा है कि लेंस एक पारदर्शी वस्तु है, तो मतलब कोई भी प्रकाश आया, उससे प्रकाश अगर आर पार होगी तो उसे लेंस बोल देंगे? नहीं बोलेंगे। उसको एक निश्चित आकृति में आना पड़ेगा, तभी हम उसे लेंस बोलेंगे, ठीक है। हाँ, लेंस जैसा कार्य कर सकता है, लेकिन लेंस नहीं हो सकता। पानी में भी तो प्रकाश आर पार हो जाएगी, तो क्या पानी को हम लेंस बोल देंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? ठीक है, लेंस जैसा काम करता है, लेकिन लेंस उसे हम नहीं बोलेंगे। लेंस बनने के लिए उसको एक आकृति में आना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए लेंस का परिभाषा क्या होता है वो लिखते हैं। ठीक है, ये रहा लेंस का परिभाषा। एक निश्चित ज्यामितीय आकृति से, एक निश्चित ज्यामितीय आकृति से घिरा, एक निश्चित ज्यामितीय आकृति से घिरा पारदर्शी पदार्थ, ठीक है। एक निश्चित ज्यामितीय आकृति से घिरा पारदर्शी पदार्थ लेंस कहलाता है। और वह आकृति क्या होगी वो हम आपको अभी बताएंगे, ठीक है। अगला, कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला उत्तल लेंस, ठीक है, और दूसरा अवतल लेंस, ठीक है। तो नाम आप याद रखिएगा, लेंस दो प्रकार के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं, उत्तल दर्पण भी था और अवतल दर्पण भी था। तो वैसा ना हो कि आप उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में जो बातें पढ़ा हो आप इसमें लाके भिड़ा दें। ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस है। हो सकता है कि अवतल दर्पण की बातें उत्तल लेंस से मैच कर जाए, या हो सकता है कि उत्तल दर्पण की बातें अवतल लेंस से मैच कर जाए। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है। कुछ कुछ बातें ही केवल मैच करेगी, ज्यादा नहीं। तो उसको अलग सेपरेट ध्यान दीजिएगा और इसको अलग, कोई मैचिंग ना करवाइएगा। लेकिन हाँ, जब हम प्रतिबिंब के बारे में बात करेंगे तो हम जरूर दोनों से तुलना करेंगे, दर्पण से भी और लेंस से भी, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ आप सेपरेट याद रखिएगा। अब चित्र देखते हैं। तो ये है उत्तल लेंस, ठीक है, और ये वाला जो चित्र है ये है अवतल लेंस का। फिलहाल उतार लीजिए इसे, ठीक है। हम एक एक चीज पे बात करेंगे, पहले उत्तल लेंस पे और अवतल लेंस पे, ठीक है। नोट कीजिए, ठीक है। उत्तल लेंस, तो अभी हमने आपको उत्तल लेंस का चित्र बना के बताया कुछ ऐसा, ठीक है। आप देख पा रहे हैं दोनों साइड उभरा हुआ है, ये वाला, ठीक है। ये है उत्तल लेंस। और कैसे बनाया जा सकता है उत्तल लेंस को? तो उत्तल लेंस में आप खास ध्यान रखिएगा कि ये दोनों जो ये अंतिम में जो ये दोनों शिरा है वो एक दूसरे से जुटा हुआ है, ठीक है। आप उत्तल लेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं कि किनारे बीच में तो मोटा है और किनारे पे पतला है, ठीक है। ऐसे भी बोला जा सकता है कि बीच में मोटा और किनारे पे पतला। और हो सकता है उत्तल लेंस का कोई प्रकार, हाँ होते हैं। चलिए हम आपको एक एक करके बताते हैं तीनों प्रकार के। ठीक है, तो उत्तल लेंस के ये तीन रूप होते हैं, ठीक है। एक ऐसा और एक ऐसा और एक ऐसा। केवल ऐसा ऐसा बोल देने से काम नहीं चलेगा, ये तीनों का अपना एक नाम है, ठीक है। तो चलिए इन तीनों का नाम लिखते हैं। ये देखिए,
इसको बोला जाएगा, ये उभरा हुआ लग रहा है कि नहीं, ऐसे उठा हुआ टाइप से, ठीक है, तो इसका नाम है उभया, ठीक है, इसका नाम है उभयोत्तल लेंस, उभयोत्तल लेंस। अब ध्यान से देखिए, है तो ये भी उत्तल, ये भी उत्तल, ये भी उत्तल, लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए ये एक भाग इसका समतल है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं समतल, आप नाम बना के भी लिख सकते हैं समतल प्लस उत्तल। तो अब इसका आप बनाइए जरा, क्या नाम बन सकता है, तो आप देख पा रहे हैं समतल प्लस उत्तल, और यहाँ अ है और यहाँ उ है, तो ये बनेगा समतल समतोलोत्तल, ठीक है, समतोलोत्तल लेंस। बातें समझ में आ रही है। ये भी, इसका भी आप नाम चाहे तो इस तरह से बना सकते थे, कैसे, ये है उभय प्लस उत्तल, ठीक। हम आपको बताए थे कि ये जो ऐसे हुआ उठा हुआ रहता है इसे बोला जाता है उभरा, यानी उभय, इसी के कारण उभय प्लस उत्तल यानी उभयो उत्तल लेंस, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये वाला, ये धंसा हुआ भाग को बोला जाता था अवतल, ठीक है, अवतल। आप यही ना देखे थे, हम आपको जब दर्पण पढ़ा रहे थे तो ये बताए थे कि इसका नाम है अवतल लेंस, नहीं अवतल दर्पण, तो मतलब धंसा हुआ भाग दर्पण हम देख रहे थे अवतल था। तो अब ध्यान से देखिए, धंसा हुआ भाग तरफ है तो इससे बोला जाता है अवतल, तो अवतल प्लस उत्तल, ठीक है, अवतल प्लस उत्तल, तो ये क्या बनेगा, अवतलोत्तल, ठीक है, यहाँ अ है और यहाँ उ है, तो अ और उ मिलके बना देगा क्या, अव। यही कारण आ गया यहाँ पे अवतलोत्तल लेंस, ठीक। तो उम्मीद है आप नाम को बेहतर समझ गए होंगे। अगर मान लिया जाए आप नाम भूल भी गए, अगर आप नाम भूल भी गए तो आप नाम चाहे तो बना सकते हैं। अब सवाल आता है क्या जब हम उत्तल लेंस पढ़ेंगे तो ये सबको पढ़ेंगे, तीनों को, नहीं, हम मुख्य रूप से इसे ही पढ़ेंगे, और इसे ही पढ़ेंगे तो हम इसे उभय उत्तल नहीं बोल के केवल और केवल हम बोल देंगे उत्तल लेंस। तो हम जब भी उत्तल लेंस बनाएंगे तो इसे ही बनाएंगे, ठीक है, इसे बनाएंगे, इसे। अब एक चित्र और नीचे बनाएंगे आप लोग, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं, इसे मिटाएंगे। ठीक है, तो आपने उत्तल लेंस देख लिया। अब बात करते हैं अवतल लेंस। अच्छा एक मिनट सर, उत्तल लेंस अभी रहने दीजिए, ठीक है, ये जो आप चित्र बनाए थे ये तो आपके कॉपी में बना हुआ ही है, ठीक है। यहाँ पे एक उत्तल लेंस के बारे में ऐसे लिख सकते हैं, यह लेंस बीच में मोटा एवं किनारे पे पतला होता है, ठीक है। यह लेंस बीच में मोटा एवं किनारे पे पतला होता है। आप अवतल लेंस के बारे में, आप उत्तल लेंस के बारे में ऐसा बोल सकते हैं, ऐसे परिभाषा के तौर पर आप चाहे तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आप मिटा सकते हैं इसे। अवतल लेंस, ठीक है, इसे बनाते हैं, यही है अवतल लेंस, ठीक है। लेंस में क्या क्या मुख्य बिंदु होते हैं उसे हम अभी अध्ययन नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल चित्र को देख रहे हैं। ये अवतल लेंस है। और कैसा हो सकता है, एक ऐसा हो सकता है, ठीक है, और कोई रूप हो सकता है, हाँ हो सकता है,
ऐसा हो सकता है। तो अवतल लेंस आपको ऐसा ऐसा दिख सकता है। नाम देख लेते हैं इन सबका, ठीक है। देखिए, इसका नाम है उभयावतल लेंस, इसका नाम है समतलावतल लेंस, और इसका नाम है अवतलावतल लेंस। तो ये तीनों लेंस के बारे में अपने को नहीं पढ़ना, हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे उभयावतल लेंस। और उभयावतल लेंस को उभयावतल लेंस नहीं बोलेंगे, हम लोग सीधा बोलेंगे अवतल लेंस, ठीक है। तो हर लेंस मतलब दो लेंस पढ़े और दोनों लेंस के तीन तीन प्रकार है, आप उसका डिजाइन भी देख लीजिए, ठीक है। अब लेंस के महत्वपूर्ण बिंदुओं पे अध्ययन करेंगे, लेकिन लेंस के महत्वपूर्ण बिंदुओं को अध्ययन करने से पहले हम आपको थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसे मिटाते हैं और प्रिज्म पे आते हैं, क्योंकि अगर आपको अभी प्रिज्म हम नहीं समझाएंगे और उसके बाद सीधे अवतल लेंस में आके अगर अपवर्तन करवा देंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम प्रिज्म पढ़ लेंगे तो वहां पे आपको उसके बाद आपको कोई दिमाग नहीं घूमेगा। तो थोड़ा सा हेडिंग डाल लीजिए प्रिज्म। प्रिज्म, देखिए प्रिज्म हम ऐसे मानव नेत्र में पढ़ेंगे क्योंकि यह टॉपिक मानव नेत्र का है, मानव नेत्र में हम प्रिज्म के बारे में जानेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रिज्म के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि आप नहीं जानेंगे तो लेंस में जो अपवर्तन होगा वो आप ठीक से नहीं समझ सकते। अब प्रिज्म क्या होता है, तो प्रिज्म यह एक पारदर्शी पदार्थ है, ठीक है। यह एक पारदर्शी पदार्थ है, ठीक है। मतलब प्रकाश इससे आर पार हो जाता है। इससे जब श्वेत प्रकाश गुजरती है तो सात रंगों में विभक्त हो जाती है। देखिए, प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश गुजरेगी तो सात रंगों में विभक्त हो जाएगी, और यह घटना क्या कहलाएगी ये भी हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि यह स्पेशल पढ़ाई होगी, ठीक है। हम लेंस को समझने के लिए प्रिज्म को थोड़ा सा समझ रहे हैं। इसकी अगर आकृति की बात करें, आकृति, ठीक है, तो आकृति कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार 3D जैसा होता है। हम बोर्ड पर चूंकि 3D नहीं बना सकते, लेकिन ऐसा। लेकिन अब आप इसे गिनिए कितने सतह है टोटल। एक तो सामने दिख रहा है, एक सतह सामने जो दिख रहा है, एक इसके पीछे होगा 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो मतलब प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, 5। तो अगर आपसे पूछेगा इसके सतह कितने होते हैं तो आप आंसर देंगे 5, ठीक है। तो इसका हम इस चित्र को छोटा करना चाहेंगे थोड़ा। ठीक है, ये प्रिज्म। अब ऐसा चित्र तो हम लोग बनाएंगे नहीं बार बार, ठीक है। तो हम लोग शॉर्टकट में प्रिज्म को बना देते हैं ऐसे, केवल सामने वाला हिस्सा। ठीक है, केवल सामने वाला हिस्सा। अब ध्यान से देखिए, ये है आधार। अब इसमें ना हम आपको अपवर्तन करा के दिखाएंगे, क्योंकि अगर आपको इसमें अपवर्तन करवाने आ गया तो आप लेंस में जब अपवर्तन होगा उसे आप बेहतर समझ जाएंगे, आपको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, ये आई प्रकाश की किरण, ठीक। अब जो कि प्रकाश की किरण इसमें आई है, ऐसा नहीं करते हैं, थोड़ा तिरछे लाते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये प्रकाश की किरण आई। अब आपको क्या बताए थे
जहां पे प्रकाश की किरण पड़ेगी वहां पे आपको डालना है अभिलंब। तो आप बताइए अभिलंब क्या आप ऐसे डालेंगे? नहीं डालेंगे भाई। ऐसे डालेंगे तो कौन एंगल से आपको लग रहा है कि 90 डिग्री का कोण बनेगा? नहीं बनेगा। तो कुछ अपना बुद्धि लगाइए और यहाँ पे लंब डालने का प्रयास कीजिए। तो आप देख पाएंगे कि हम लंब कैसे डालेंगे, ऐसे, तब ये पता चलेगा कि देखिए ये 90 डिग्री सच में बन रहा है। भाई आप ऐसा बुद्धि ना लगाएंगे कि लंब कैसे डालने, तो आप सीधे ऐसे कलम चला दें। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। अब आपको क्या बताए थे, प्रिज्म में की खास बात है, अब यह प्रकाश इधर गई तो इसमें प्रकाश आधार की ओर मुड़ना चाहेगा। किधर? आधार की ओर। असल में प्रकाश को चला जाना चाहिए कैसे? ऐसे। ठीक है, लेकिन नहीं, आधार चूंकि ये वाला है तो प्रकाश मुड़ेगा कैसे? ऐसे। ठीक है, ये प्रकाश इधर गया। उसके बाद पुनः यहां से कहा, अब इसको पुनः चला जाना चाहिए था कैसे? ऐसे। लेकिन नहीं, फिर से यह आधार की ओर मुड़ना चाहेगा ऐसे। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि प्रिज्म में अपवर्तन के बाद प्रकाश आधार की ओर मुड़ता है। ठीक है, प्रिज्म में आप लिख सकते हैं, हम लिख देते हैं, प्रिज्म में अपवर्तन के बाद, अपवर्तन में लिख देते हैं, अपवर्तन में प्रकाश आधार की ओर मुड़ता है। ठीक है, इस बात का आप हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रिज्म में प्रिज्म में अपवर्तन में प्रकाश आधार की ओर मुड़ता है। तो आप देख पा रहे हैं प्रिज्म में अपवर्तन हुआ, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये मुड़ा किधर है? आधार नीचे है, नीचे आया, उसके बाद सीधा गया, फिर उसके बाद इसको जाना चाहिए था किस मार्ग में? इस मार्ग में, लेकिन नहीं, दोबारा या फिर से आधार की ओर मुड़ा। ठीक है, तो आपको ये वाली बात बेहतर समझ में आनी चाहिए, खास करके ये वाली, क्योंकि लेंस में जब अपवर्तन कराएंगे तो मान लिया जाए एक लेंस में आपको किए कि देखो बबुआ ऐसे, इसके बाद प्रकाश को हम ऐसे भेज दिए, तब आप सोच रहे हैं कि आपको कैसे पता कि इधर ही चला गया नीचे, ऐसे भी तो जा सकता था। उस समय जब आप ये जाने रहेंगे कि प्रिज्म में अपवर्तन के बाद प्रकाश आधार की ओर ही मुड़ता है, आधार की तरफ ही मुड़ता है, तब उस समय आप इस तरह का वाहियात सवाल नहीं पूछेंगे। ठीक है, इसलिए आपको प्रिज्म में यहाँ थोड़ा सा अपवर्तन पढ़ना जरूरी है। ऐसे प्रिज्म के बारे में स्पेशल फिर से एक क्लास आएगी जब हम मानव नेत्र पढ़ रहे होंगे तब। ठीक है, लेकिन अभी समझने के लिए इतना पर्याप्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, अब मिटोते हैं। अब हम लोग लेंस की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन लेंस की तरफ बढ़ने से पहले एक बात और, हम चूंकि अपवर्तन करवा चुके और अपवर्तन का उदाहरण नहीं देखे। ठीक है, तो अपवर्तन के उदाहरण हेडिंग डाल लीजिए, अपवर्तन के उदाहरण। ठीक है, बहुत जरूरी है सर, ऐसे हमें अपवर्तन के जस्ट बाद ही इसे बता देना चाहिए, लेकिन माइंड से निकल गया तो खैर छोड़िए, अभी देख लेते हैं। देखिए पहला, पानी से भरा बाल्टी, पानी से भरा बाल्टी में तल, पानी से भरा बाल्टी में तल, थोड़ा तल वास्तविक गहराई से, वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर दिखता है। ठीक, अब इसका क्या मतलब है? पानी से भरा बाल्टी में तल वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर दिखता है। ध्यान से देखिए, ठीक है, ये बाल्टी,
ठीक है, ये बाल्टी है। बाल्टी का वास्तविक तल कौन है? ये वाला। लेकिन नहीं, आपको ऐसा महसूस होगा कि तल तो थोड़ा ऊपर है, तल थोड़ा कहाँ है? ऊपर है। अब ये ऐसा क्यों हुआ? हम इसके लिए चाहे तो किरण आरेख भी बना सकते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ आंखें हैं, ये आपकी आंखें हैं, ठीक है, यहां से आप चीजों को देख रहे हैं। अब चीजों को अगर आप देख पा रहे हैं तो असल में देखिए क्या होता है कि यहां से प्रकाश निकली, ठीक है, आप पेंदी को देख रहे हैं तो पेंदी से ही प्रकाश निकलेगी ना, यहां से। आप ध्यान रखिएगा, जिस वस्तु को आप देखते हैं प्रकाश वहां से अपनी आंखों में आता है, नहीं कि आंख से प्रकाश वहां जाता है, ठीक है। तो यहां से प्रकाश चली होगी ऐसे, कुछ ऐसे, और ये पड़ा होगा कहाँ? आंखों पे। एक और प्रकाश ले लेते हैं, ऐसा करते हैं कि ऐसे, ठीक है। अब यहां देखिए पानी एक कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है, तो प्रकाश की किरण इधर ही मुड़ेगी सघन की तरफ ही। और यहां से भी ले लेते हैं, यहीं से एक किरण और ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। और ये भी कहाँ चली गई? आंखों में, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये तो अब किरण मुड़ गई। अब हम क्या कल्पना कर रहे हैं कि ये दोनों किरण जहां कटेगी वहीं पर बन रहा होगा चित्र, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, असली किरण यहां से गई और अपने को महसूस कहाँ हो रही है? यहाँ। यही कारण है कि पेंदी थोड़ा अपने को ऊपर दिखता है, ठीक है। तो आप चाहे तो समझने के लिए आप इस चित्र को बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, और आपको बनाना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछ देगा ऐसा क्यों होता, तो आप इस तरह का चित्र उसे बना सकते हैं, ठीक है। अगर चीजों को नहीं बात समझ में आ रही हो तब दोबारा वीडियो रिपीट करके देखें। दूसरा, पानी से भरी बाल्टी, बाल्टी में रखी छड़ी टेढ़ी देखिए, पानी से भरी बाल्टी में रखी छड़ी टेढ़ी दिखती है अगर आपके पास पानी से भरा बाल्टी है, ठीक है। और अगर आप इसमें एक छड़ी डाल दें, ठीक, ये रहा छड़ी। अब छड़ी को हम कहाँ देखेंगे? निचला हिस्सा यहाँ। तो यहाँ से प्रकाश की किरण कहाँ निकलेगी? ये इस प्रकार। पहला किरण कहाँ गई? आंखों में, ठीक है। दूसरी किरण भी निकली ऐसे, और ये भी जाएगी आंखों में, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं? असल में किरण यहाँ से आके हमारी आंखों में पड़ा, लेकिन हम कल्पना कर रहे हैं कि ये दोनों किरण के आगे बढ़ाएंगे तो कुछ यहाँ पर मिलेगी, ठीक है, कुछ इस जगह पे मिलेगी, और यहाँ भी इस प्रकार ऐसे मिला देते हैं। तो अपने को लगेगा कि असली में छड़ी इस रास्ते है, लेकिन असल में रास्ते किस रास्ते देखेगी? इस रास्ते, ठीक है। इसलिए पानी से भरी बाल्टी में रखी छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती। और तीसरा एग्जाम्पल आप ले लीजिए, पानी से भरी बाल्टी में गिरा सिक्का अपने वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर दिखेगा। अगर बाल्टी से भरी पानी है और उसमें सिक्का गिरा हुआ है, तो सिक्का का असली गहराई से आपको थोड़ा ऊपर महसूस होगा, बिल्कुल किसके जैसा? पेंदी के जैसा, ठीक है। तो इस बात को आप बेहतर समझ गए अपवर्तन के उदाहरण। असल में आपको लगता है कि अपवर्तन के उदाहरण से आप सवाल बना लेंगे,
तो ठीक है, आपको ऐसा ऐसा ही सवाल पूछा जाएगा। पानी से भरी बाल्टी में तल वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर दिखता है, क्यों? आंसर मार दीजिएगा, अपवर्तन के कारण। ठीक है, पानी में गिरी हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है, क्यों? अपवर्तन के कारण। ये छोटा मोटा सवाल है, और ये छोटा मोटा सवाल ही आपके एग्जाम में आता है। जब हम पूरा सिलेबस खत्म कर दें, सिलेबस नहीं, जब इस पूरा चैप्टर को खत्म कर देंगे तो इससे भी थोड़ा तगड़ा लेवल के सवाल आता है, तो वो हम आपको सेट करके बताएंगे। ठीक है, फिलहाल इतना उदाहरण आपके लिए पर्याप्त है, लिख लीजिए। और हम अगले वीडियो लेक्चर में लेंस के महत्वपूर्ण बिंदु का अध्ययन करेंगे। मुश्किल से 3-4 क्लास और चलेगी और चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाएगा, परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।